लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट के बारे में पढ़ा था कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल द कॉस्ट पेड टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो टोटल कॉस्ट हो जाती है ना। फिर हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट होती है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट होती है। एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये हमने किया था। एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ। हम लोगों ने कहा कि एक होती है टोटल कॉस्ट, सम पेड टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमारा इसमें आता है TFC और TVC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच डू नॉट चेंज with the level of output or which changes with the level of output। जो आउटपुट के लेवल के साथ साथ चेंज हो रही है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। जो आउटपुट की वजह से चेंज नहीं हो रही है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो यानी कि इसका कर्व हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जबकि इसका कर्व हमेशा इन्वर्टेड एस होता है। और इन्वर्टेड एस क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। फिर हमने कहा कि दूसरा हमारे पास है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि TC अपॉन Q। ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो AC या एवरेज टोटल कॉस्ट इज AFC प्लस AVC, यानी कि दिस इज TFC अपॉन Q एंड दिस इज TVC अपॉन Q। AFC क्या हो गया? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो AFC कर्व हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है बिकॉज इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं उनका एरिया हमेशा सेम रहता है, जबकि AVC हमेशा यू शेप्ड होता है। इसे हम कहते हैं यू शेप्ड। यहां पर हमने कहा आउटपुट, यहां पर हमने कहा कॉस्ट 0, ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम कॉस्ट है OQ1 पे। तो वाई AVC कर्व इज ऑलवेज एट यू शेप्ड? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज है, दिस इज सेकेंड स्टेज एंड दिस इज थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या थी? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज थी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहां पर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है ये हमारी कम हो रही है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये कम होती जा रही है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। सेकेंड स्टेज थी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एक फैक्टर के चेंज होने से कांस्टेंट रिटर्न्स है। हमने कहा ये आइडियल स्टेज है, यही कहा था ना हमने कि ये आइडियल स्टेज है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम कॉस्ट।
ठीक है, जिस क्लास में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, चाहो तो उस क्लास को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, उसके नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि कैसे लिंक्ड है, ये सब आपस में लिंक्ड होने लग जाएंगे अब धीरे धीरे करके। फिर जो थर्ड स्टेज है वो क्या थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब कॉस्ट बढ़ने लग गई, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि वाई एबीसी कर्व इज यू शेप्ड, तो हम कहेंगे एबीसी कर्व इज यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, वाई टीवीसी कर्व इज इनवर्स एस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Shape of TFC curve is always parallel to x-axis, whereas the shape of AFC curve is always rectangular hyperbola. अब तीसरा हमारे पास था marginal cost, ये हमारे पास था cost of producing one additional unit। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है, वो मार्जिनल कॉस्ट है। इसे हम कह सकते हैं TCN माइनस TCN माइनस 1 या चेंज इन TC और चेंज इन Q, यानी कि TC को हम क्या कह सकते हैं, समेशन ऑफ MC। तो ये सारे तुम्हारे फॉर्मूलाज जो हम लिख रहे हैं ये सब न्यूमेरिकल्स में भी आते हैं, तो इस चैप्टर में डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स भी। नाउ द शेप ऑफ MC कर्व, दिस इज ऑल्सो यू शेप्ड, लेकिन इसका यू शेप थोड़ा डिफरेंट है। इसका यू शेप आपकी कटोरी के जैसा है, इसका यू शेप नाइकी के साइन जैसा है, जो राइट का साइन होता है बस। लेकिन रीजन दोनों का यही है कि ये क्यों यू शेप्ड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। शुरू में तो कॉस्ट धीरे धीरे कम होगी, फिर बाद में ये कॉस्ट हमारी तेजी से बढ़ने लगेगी। ठीक है, बात रीजन सबका यही है, लॉजिक सेम है, समझ में आया, बस शेप थोड़ी डिफरेंट है। जो एबीसी है वो बिल्कुल हमारी कटोरी के जैसे है, ये हमारे थोड़ी इस तरह से बनती है, समझ में आया। अब ये पहले एक बार नोट कर लो, फिर मैं इन सारे डायग्राम्स का आपस में रिलेशन बताऊंगी। अब देखो, हमने कहा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास अगर कॉस्ट है और ये आउटपुट है, ठीक है, फिर से समझ लो एक, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। हमने कहा कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड होती है एट ऑल द आउटपुट लेवल। ठीक है, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, क्योंकि वो जीरो लेवल पे जीरो रहेगी। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट ये होगी, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, TVC and TC are always parallel to each other। किस पॉइंट से, अबव TFC। पैरेलल क्यों रहेंगी, क्योंकि हमने टोटल कॉस्ट को TVC और TFC ऐड करके बनाया है। अब इसमें TVC में हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दी,
तो गैप तो दोनों का हमेशा बराबर ही रहेगा ना। ये जो गैप है दैट इज ऑलवेज TFC वर्टिकली, समझे। दूसरा पॉइंट, TC नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। TC क्यों ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा? TC ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ, वो तो ये वाला फैक्ट हो गया कि TVC एंड TC आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। क्यों ईच अदर पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा TFC होगा, इसीलिए तो, क्योंकि TC और TFC इज ऑलवेज दिस। अब मैंने कहा कि टोटल कॉस्ट कर्व, ये जो कर्व्स हैं ये तो हमारे ये कर्व हो गए। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ TC कर्व नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। क्यों नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन? टोटल कॉस्ट कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हर क्वेश्चन का आंसर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं होता। थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हारे सामने आंसर है और मैं अभी बोल के भी चुकी हूँ। हाँ चलो चलो डम शराज खेलते हैं। हाँ तूने एक वर्ड ठीक बोल दिया। अब उसको और एलिबरेट करो, लिंक करो उस वर्ड को। बेवकूफ बच्चों, जब मैं हिंट भी दे रही हूं कि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है एंड फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, तो इसलिए टोटल कॉस्ट कर्व कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज टोटल कॉस्ट कर्व पहली लाइन लिखी है, इट इंक्लूड्स TFC। TFC ऑलवेज, TFC कर्व always starts above the origin. 0 point at, ये सारे हमारे फैक्ट्स हैं, असर्शन रीजनिंग में सारे फैक्ट्स तुम्हें काम आएंगे। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे TC इज ऑलवेज इक्वल टू TFC। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे TVC तो जीरो है। अब अगर TVC जीरो है तो ये दोनों देखो जीरो पॉइंट पे दोनों बराबर है ना, एट पॉइंट ए। समझ में आई ये बात? दिमाग के ताले खोल के पढ़ो। जुकाम मुझे है, दिमाग मेरा बंद है, नाक मेरी बंद है? फिर भी मैं खड़ी हूँ। तुम लोग क्यों अपने दिमाग बंद करके बैठे हो, बिल्कुल ताला लगा के? सिर्फ कथा चल रही है, सुन लो बैठ के, जो भी बोला जा रहा है सुन लो, है? अब देखो दूसरा, ये हो गया ABC, ये हो गया AFC, और इन दोनों को जोड़ के हमारा एवरेज कॉस्ट कब बनता है? तो इसमें हम क्या कहेंगे कि गैप बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन AVC एंड AC या
ATC एक ही बात है. Curves decreases as units produced increases. क्यों? ऐसा क्यों होगा कि दोनों का गैप कम ही होता जाएगा, बट इट दे नेवर टचेज ईच अदर. ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों आपस में टच कर जाएं, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा. क्यों? I repeat the question. The difference, the gap, the distance between average total cost curve and average variable cost curve decreases as the units increases. Why? कथा बांच रही हूँ, सुन रहे हैं सारे बैठ के, दिमाग के ताले बंद करके, कतई एकदम ही बेवकूफ हो. AFC लगातार डिक्लाइन हो रहा है. A से इज और AFC लगातार डिक्लाइन हो रहा है. बताया था ना अभी कि AFC लगातार डिक्लाइन होता है. तो AFC लगातार डिक्लाइन होगा तो इन दोनों का गैप कम होता जाएगा ना, और AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. भाई साहब, तीसरी चीज, ये हमारा AC है, इसके मिनिमम पॉइंट से MC कट करता है, या ये हमारा AVC हो, इसके भी मिनिमम पॉइंट से MC कट करता है. दोनों में सेम नेचर है. ठीक है. क्यों? देखो, इन सब का आंसर आएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है. अब इनका रिलेशन लिखेंगे तो कि इनिशियली AC, AVC and MC declines but MC at a greater rate. MC ज्यादा तेजी से डिक्लाइन होता है एज कंपेयर टू AC एंड AVC. ठीक है. देखो, ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो रहा है. फिर AC, AVC still declining but MC starts rising. यही हो रहा है ना. वो तो डिक्लाइन हो रहे हैं लेकिन MC ने राइज करना स्टार्ट कर दिया. फिर क्या हो रहा है? एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC and AVC MC cuts या intersects them. इंटरसेक्ट कर दिया उनके मिनिमम पॉइंट पे, और फिर उसके बाद AC, AVC एंड MC ऑल आर, ये सब तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है. मैं सिर्फ जो डायग्राम में दिख रहा है उसको वर्ड्स की फॉर्म दे रही हूँ. इसीलिए डायग्राम्स हमेशा अच्छे रहते हैं, बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने डायग्राम बनाया है, तो देखो मैंने उस डायग्राम को ही लिखने में कितना सारा कंटेंट लिख दिया. तो डायग्राम्स बनाना इसलिए हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत सारा है. देखो, मैं डायग्राम को ही तो लिख रही हूँ ना थ्योरी फॉर्म में, कुछ अलग थोड़ा ना लिख रही हूँ मैं. मैंने लिखा AC, AVC एंड MC ऑल आर इंक्रीजिंग बट MC एट अ ग्रेटर रेट. ठीक है.
समझे? अगर मैं इसको एक के डायग्राम पे बनाना चाहूं, ABC, AC, MC, एक ही पे बन गया। तो एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाने के लिए रेयर ही है। ये दोनों डायग्राम आ सकते हैं, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है, बट न्यूमेरिकल में कुछ भी आ सकता है। समझ में आया पूरा कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट? चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment.